नमस्कार साथियों, मैं नितेश पाल MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम CUT और नीट का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारे वीडियो जो हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और मैं लास्ट लेक्चर तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ गया था। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला E=F/Q वहां तक क्लियर कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E=KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर वहां तक भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। वहीं से मैं बढ़ता हूं अब आगे। ठीक, चलिए एक छोटा मोटा रिवीजन करते हैं पहले अपन उसमें। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक फॉर्मूला क्लियर कर दिया था। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला E विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E=F/Q। यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा, दैट इज F विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E। ठीक, जो कि F बराबर से क्या माना जाएगा? Q इंटू E माना जाएगा। F स्टैंड फॉर फोर्स, Q का मतलब चार्ज और E का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला दैट इज F विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगी? डायरेक्शंस होगी। और डायरेक्शंस की अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो याद रखें फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज टू क्या होती है? माइनस क्यू चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। ठीक, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज टू माइनस क्यू चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, ये रही डायरेक्शंस। क्लियर है? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आप याद रखें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। 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 ठीक, देखिए अब जैसा कि यहाँ नाम से ही क्लियर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा? चार्ज होगा और फील्ड का मतलब होगा उसके आसपास का एरिया। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास का वह एरिया जहां तक उसका इफेक्ट या प्रभाव देखा जा सकता है, दैट एरिया अराउंड एनी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और बच्चों ध्यान रखो, हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और कवर्ड एरिया उतना ज्यादा से ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यदि मैं K की वैल्यू को ओपन करूंगा तो E विल बी ऑल्सो रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, E बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ज Q जो है वो कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? चार्ज के। मैंने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था ये पॉइंट कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा? उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है भाई, 1 कूलम का चार्ज है तो फील्ड उस हिसाब से होगी। 10 कूलम का चार्ज होगा तो 1 कूलम से इस 10 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। 100 कूलम का चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगी। और हम जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस की स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि चार्ज पार्टिकल है तो जितना पास में पॉइंट कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और आप जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। क्लियर है? सो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, कुछ बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी सुने। कुछ बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सुने। ठीक, कुछ बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सुने। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज, ऐसा कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, अब ध्यान से सुने भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? ठीक, ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को
किसी दूसरे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के पास में ले जाते हैं, या जब भी किसी भी एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास में ले जाते हैं, तो दोनों चार्जेस के बीच में एक प्रकार का फोर्स जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर दोनों चार्जेस के नेचर कैसे हैं, सेम है, देन दे बोथ आर रिपल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर दोनों चार्जेस के नेचर अपोजिट है, मान लीजिए एक प्लस और दूसरा क्या है, माइनस है, देन दे बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं बिल्कुल भी जो किताबों में डेफिनेशन लिखी रहती है मैं उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं आपको बहुत सिंपल एक डेफिनेशन बताता हूं जिससे सीधे सीधे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें, जब हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास में ले जाते हैं, तो ये उस पार्टिकल को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट करता है या फिर अपने से क्या करता है, रिपल करता है। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास प्रोड्यूस होने वाली वो इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस, किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास, आइदर इट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज और इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, नेचर मायने नहीं रखता है। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास प्रोड्यूस होने वाली वो इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस, जिन लाइंस के कारण ही वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या करता हो, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स एक्सर्ट करता हो, इन इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। ठीक, इन इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। अंडरस्टूड? ठीक, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है। ठीक, द इनविजिबल इमेजिनरी लाइंस विच प्रोड्यूस अराउंड एनी टाइप्स ऑफ चार्जेस ड्यू टू विच इट विल exert अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। यदि मैं प्रॉपर्टीज पर जाता हूं, किस पर जाता हूं, प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को ध्यान से सुने, हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी हमें यह सिखाती है कि फील्ड लाइंस एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जो होगा, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज जो होगा उसमें फील्ड लाइंस किधर आएंगी, अंदर की ओर आएंगी। पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will be emit out or originate from the positive charge and it will moving towards or ends at the negative charge। शुद्ध भाषा में बात करें तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करूं तो पहले लैंग्वेज में लिख देता हूं, ओरिजिनेट। ठीक, ओरिजिनेट कहां से, ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज and ends at the negative charge and ends at the negative charge। डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेगी, इससे फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इससे फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। यदि हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज में कुछ इस तरीके से बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड चार्जेस की। किसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड चार्जेस की। नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस अंदर की हो जाएगी, चेक करें, ये फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की ओर आती है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान रखें। ठीक, ध्यान रखें, आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चर या किसी भी प्रकार का आप डायग्राम देखें, आप ये पाएंगे कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका रीजन क्या है, तो ये मैं आपको तीसरे नंबर की प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Two field lines can never intersect each other। Two field lines can never intersect each other। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, तो तीसरी प्रॉपर्टी सुनिए। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि मान लीजिए ऑलरेडी कोई फील्ड लाइंस आपको दे रखी है और उस फील्ड लाइंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाए, तो दोस्तों याद रखेंगे, फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाती है तो हम उस पॉइंट से क्या करेंगे,
एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाया गया जो टेंजेंट होगा वही उस पॉइंट पर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए यदि मैं इस तरह का कोई चित्र बनाता हूं, ध्यान से देखें। सपोज करिए ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और मैंने इसी के पास में रखा एक नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब जब मैं डायरेक्शंस देखता हूं तो कुछ डायरेक्शन मुझे इस तरीके से देखने को मिलती है। अब जब मैं डायरेक्शंस देखता हूं तो मुझे कुछ डायरेक्शन इस तरीके से देखने को मिलती है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएंगे। ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी प्लस और माइनस को जब मैं एक दूसरे के पास मिलाया तो मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है? डायरेक्शंस बना रखी है। अब मैं क्या करता हूं, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता हूं, ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता हूं, भाई मुझसे यह पूछा गया कि बेटा इस पॉइंट पर मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो किसी निश्चित बिंदु पर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताने के लिए हमें उस पॉइंट से क्या बनाना होता है? एक टेंजेंट। तो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी हमें यही बताती है, ठीक, कि फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन द फील्ड लाइंस वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट। हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो जो टेंजेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर इस लाइन पर बात की जा रही है जिसमें फील्ड लाइंस प्लस से कहाँ जा रही है? माइनस जा रही है। यदि मुझे इस पॉइंट पर पूछा गया फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो मैं यहां से क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहां से क्या करा? एक टेंजेंट ड्रॉ करा। तो चूंकि लाइन मुझे इधर जाती हुई नजर आ रही है तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। बोलो बराबर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो टेंजेंट मैंने बनाया है यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। अब आप सोचिए कि यदि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, मान लीजिए एक फील्ड लाइंस इधर जा रही है और दूसरी फील्ड लाइंस मान लीजिए इधर आ रही है, ठीक, इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। और अगर ये, वैसे तो दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करती तो क्या होता? तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, वहां पर चूंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पर टेंजेंट यदि मैं इस लाइन के हिसाब से बनाऊंगा तो टेंजेंट इस तरफ बनेगा, और यदि मैं इस लाइन के हिसाब से टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। बोलो बराबर है। मतलब पॉइंट तो एक ही है, लेकिन एक पॉइंट पर टेंजेंट कितने बन रहे हैं? दो। जबकि अभी पीछे प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या पढ़ा कि एक सिंगल पॉइंट जो है वो केवल और केवल क्या करता है? सिंगल डायरेक्शंस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बराबर है। इसीलिए टू फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां दो लाइन के इंटरसेक्शन के कारण दो टेंजेंट बनेंगे और एक सिंगल पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, ये ध्यान रखें। क्लियर है? तो ये अपने को ध्यान रखना है, राइट। तो प्रॉपर्टी 3 हो गई अपनी, ठीक है। चलिए चौथी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं। याद रखें प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक बंद लूप नहीं बनाती है, ठीक है। जैसे बाहर मैग्नेट में आपने देखा होगा कि बाहर मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से निकलने वाली फील्ड लाइंस किधर जाती है? साउथ की तरफ। तो ये पूरी तरह से मैग्नेट को क्या कर लेती है? मैग्नेट के चारों ओर क्या कर लेती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद कर लेती है, एक क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, चूंकि ये आइसोलेटेड चार्जेस मैंने लिए हैं, इन आइसोलेटेड चार्ज से निकलने वाली या प्रोड्यूस होने वाली फील्ड लाइन इस चार्ज को चारों तरफ से क्लोज करती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी नंबर 4, फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। यहाँ अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हमें बताती है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस से निकलने वाली फील्ड लाइन हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। सर ये मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, चित्र देख ले, आ जाएगा। मान ले ये एक स्फीयर है मेरे पास, और सपोज करो कि इस स्फीयर को मैं क्या करता हूं? पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं। ये मैंने इस स्फीयर को क्या करा? पॉजिटिवली चार्ज किया।
क्लियर है। चलिए कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमारे चित्र में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन बाहर जाएंगी कि अंदर आएंगी, तो फील्ड लाइन जो है वो किधर जाने वाली है, बाहर की ओर, राइट है। तो ये जो कंडक्टिंग स्फीयर मैंने लिया, इस कंडक्टिंग स्फीयर से जब मैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाऊंगा तो आप देखें कुछ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी। ठीक, हमने आइसोलेटेड चार्ज के लिए बनाया था, याद करिए आप, कुछ इस तरीके से बनेगी। बोलो क्लियर है क्या, ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाई। ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस किधर निकलेंगी, बाहर की ओर। ये चेक करिए, ये डायरेक्शन हो गई फील्ड लाइंस बाहर की ओर। ठीक, ये फील्ड लाइंस बाहर की ओर होगी। बोलो क्लियर है क्या। अब आप ध्यान से देखें, ये रहा आपका स्फीयर। ठीक, कोई सी भी आप फील्ड लाइंस उठा लें, आप देखेंगे स्फीयर की सरफेस उस फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। स्फीयर की सरफेस फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। स्फीयर की सरफेस फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। फील्ड लाइंस will be always perpendicular to the conducting surface, to the conducting surface। अंडरस्टूड। ठीक, और आखिरी प्रॉपर्टी जो हमारे बहुत काम की है, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में ध्यान रखिए, यदि कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, यदि कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, ठीक, मान लीजिए इस तरह की पैरेलल लाइंस को बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, जहां पर दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जितना कम से कम होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्ग या ज्यादा से ज्यादा माना जाएगा, और जहां दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है उतना वीक माना जाएगा। ठीक है, बट चूंकि मैंने यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनाई है, और पैरेलल लाइंस बनाई है मतलब यहाँ पर दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सभी जगह पर कैसा है, एक जैसा है। ठीक है, तो यदि इस तरह का कोई डायग्राम आता है, देन इट विल शो, तो ये क्या शो करेगा, देन इट विल शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यही डायग्राम कुछ इस तरीके से होता, ठीक, तो अब ध्यान रखें भाई, यहां दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, बहुत स्ट्रांग है। यहां दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, वीक है। अंडरस्टूड। ठीक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, वीक है। तो ये जो मैंने बना रखा है, चूंकि पैरेलल लाइंस नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म, तो ये क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूँ, सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ए, दूसरा पॉइंट में यहाँ कहीं तो भी ले लेता हूँ बी, तीसरा पॉइंट में यहाँ कहीं तो भी ले लेता हूँ सी। तो इसका मतलब यह है कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सी पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, सेम कंडीशन अगर यहाँ पर देखी जाए, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट कंसिडर करा दैट इज ए, यहां कोई पॉइंट कंसिडर करा दैट इज बी, राइट, और यहां कहीं तो भी मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूं दैट इज सी। तो चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। चेक करें। ठीक, तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। अंडरस्टूड है। ठीक, इसमें फिर ध्यान रखें, ये जो दो चित्र मैंने बोर्ड पर बना रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। इनमें से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इट इज द मोस्ट आईएमपी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। क्या कोई कंफ्यूजन है? ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। क्लियर? ठीक, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए क्या हो जब किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ठीक, when a dipole
is placed in when a dipole is placed in uniform electric field, when a dipole is placed in uniform electric field। बच्चों अब देखो मैं यहां पर आपको बताऊंगा 4 कंसेप्ट। जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल से संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले फाइंड आउट किए जा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें पहले इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो मान लो कि ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अभी अपना डिस्कशन हुआ था कि व्हेनेवर वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइंस, जब हम क्या करते हैं पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। अब इसको समझे कैसे हैं, तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं, ध्यान रखें भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए इस तरह से डायरेक्शन दे रखी है, तो चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी बोला था और हमने डायरेक्शन बोली थी कि पॉजिटिव चार्ज से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अब ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, अंडरस्टूड। तो आप एक मान के चलें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है तो इधर वाले हिस्से को क्या कंसीडर कर लें, पॉजिटिव, और इधर वाले हिस्से को क्या कंसीडर कर लें, नेगेटिव। तो आपको ये समझ में आएगा कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्लस से किधर जा रही है, माइनस। यदि फील्ड लाइंस में अभी मैंने ऐसी बनाई है, यदि मैं ये फील्ड लाइन ऐसे के बजाय ऊपर की ओर बनाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर। मतलब उस स्थिति में हम नीचे वाले हिस्से को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, और ऊपर वाले हिस्से को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। ठीक, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करता हूं, एक डायपोल रख देता हूं और कुछ इस तरीके से रखता हूं कि वो डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ मान लो कितना एंगल बनाता है, सो इट विल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने रखा है। इधर मैं लेता हूं माइनस चार्ज, ठीक, इधर मैं लेता हूं प्लस क्यू चार्ज। बोलो क्लियर है। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि चूंकि डायपोल के दोनों कॉर्नर पर क्या है, अपने अपने चार्जेस हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन दोनों कॉर्नर पर रखे हुए चार्जेस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं और पूरे डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो फॉर्मूला नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 नेट फोर्स, कंसेप्ट नंबर 1 नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन डायपोल, कंसेप्ट नंबर 1 नेट फोर्स ऑन डायपोल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाले हिस्से को क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव, इधर वाले हिस्से को क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्लस से किधर होगी, नेगेटिव माइनस क्यू। यदि ये वाला हिस्सा प्लस है तो ये इस माइनस क्यू वाले चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस माइनस क्यू पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, डिनोट करा एफ ए से। ठीक, फिर इधर वाले हिस्से को यदि मैं क्या मान लेता हूं, प्लस, तो सॉरी एक मिनट रुकिए, इधर वाला हिस्सा प्लस है और इधर वाला हिस्सा माइनस है। इधर वाले हिस्से को क्या मान लेता हूं, माइनस, और ये माइनस वाला हिस्सा इस प्लस वाले चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसको डिनोट करते हैं एफ बी से। ठीक है, तो इधर इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उस पर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। और जब फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट क्या करते हैं, माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो जब नेट फोर्स फाइंड किया जाएगा, जब नेट फोर्स फाइंड किया जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम लिखेंगे एफ ए माइनस कितना है, एफ बी। ठीक, एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला एफ बराबर से क्यू इंटू ई होता है। राइट है बेटा, ए पर भी उतना ही चार्ज है जितना चार्ज कहाँ है, बी पर है। तो ध्यान से देखें, ये नेट फोर्स एफ ए मतलब क्या लिखें, क्यू इंटू ई, फिर एफ बी मतलब क्या लिखें, क्यू इंटू ई। चेक करें, राइट। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर कितना आया, 0 आया। क्लियर है, फाइनल आंसर कितना आया, 0। तो एक कंसेप्ट गांठ बांध ले, जब भी किसी भी डायपोल को किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को किसी भी तरह से रखा जाएगा तो उस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। कितना लगेगा, नेट फोर्स 0, मतलब लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो दिस इज कंसेप्ट नंबर 1। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, चले अब फिर दूसरा देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, टॉर्क ऑन अ डायपोल, किस पर आते हैं, टॉर्क ऑन अ डायपोल, डायपोल पर लगने वाले टॉर्क पर आते हैं। ठीक, डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। अब क्या होता है टॉर्क,
टॉर्क को सुने। टॉर्क अस्तित्व में कब आता है? जब एक साथ एक बॉडी के दोनों कॉर्नर पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। इक्वल मतलब दोनों जगह पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। दोनों जगह पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए? अपोजिट। जब कभी भी ऐसा होगा तो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल से क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रोटेट। तो उस स्थिति में क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। बच्चों, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है? टॉर्क बोला जाता है। फोर्सेस के टर्निंग इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है? टॉर्क बोला जाता है। ठीक है। और टॉर्क को निकालने का तरीका होगा कि दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स का और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। दोनों फोर्स नहीं लेना है एक साथ, दोनों में से कोई सा एक लेना है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क टाउ बराबर से फोर्स इंटू क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक। अब यहां देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करें? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, यहां से हम एक लाइन खींचते हैं। ये हमने एक लाइन खींची और यहां से भी हम एक लाइन खींचते हैं और दोनों को यहां मिला करके एक ट्रायंगल बना देते हैं सी। अब चूंकि एंगल के सामने वाली लाइन बीसी है तो यहां आप देखें टॉर्क टाउ बराबर से फोर्स तो क्यू इंटू ई आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बीसी। ठीक। जब आप इस बीसी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर जब आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला मिलता है टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। क्या मिलता है फॉर्मूला? टॉर्क टाउ बराबर से पीई साइन थीटा। यहाँ पी का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और साइन थीटा डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है। सो टाउ विल बी इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ठीक है। चूंकि टॉर्क जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है तो टाउ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्लियर है? ध्यान रखें। सो दिस इज द टॉर्क। और बच्चों ध्यान रखो, आप डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, दोनों में से किसी में भी रखें, टॉर्क की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। टॉर्क कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक। ये रहा टॉर्क। तो दो कंसेप्ट हो गए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा तो नेट फोर्स कितना आया? जीरो। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं आया। नेट टॉर्क कितना आया? पीई साइन थीटा या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3। अब मान लीजिए यदि हमसे पूछा जाए वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ डायपोल, यदि हमसे पूछा जाए वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ डायपोल, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई किसी डायपोल को उसकी इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल से डिस्प्लेस करना हो तो कुल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रखो, वर्क डन के लिए फॉर्मूला आएगा W इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा PE ब्रैकेट्स ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला बनता है cos θ1 माइनस cos θ2। हम ये फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? हम इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब हमको दो अलग अलग प्रकार के एंगल जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हो। हम उस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब हमें दो अलग अलग प्रकार के एंगल जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हो। क्लियर है? जब हमें दो अलग अलग प्रकार के एंगल क्वेश्चन में दे रखे हो। यहां पर θ1 का मतलब है इनिशियल एंगल ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। θ2 का मतलब है फाइनल एंगल ऑफ डायपोल। ठीक। और अगर केवल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर केवल और केवल फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये हो जाएगा PE1 माइनस cos θ। क्या हो जाएगा? PE1 माइनस cos θ। ऊपर वाले फॉर्मूले का उपयोग केवल और केवल तब करना है जब दो अलग अलग एंगल दिए हुए हो कि पहले 30 डिग्री से रखा था फिर 45 डिग्री से घुमाया। अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला नीचे वाला होता है PE1 माइनस cos θ। गलती ना करें इसलिए मैं लिख देता हूं, दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। केवल कोई सिंगल एंगल दे रखा है, उसने बोला डायपोल विल बी डिस्प्लेस्ड बाय एंगल ऑफ 60, अ डायपोल इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इस लाइन में एक ही एंगल समझ में आ रहा है, तो थीटा मतलब 60 डिग्री, मतलब नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक। 3 हो गए। नेट फोर्स कितना? 0। टॉर्क कितना? P sin थीटा। वर्क डन कितना? PE1 माइनस कॉस थीटा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, क्या पूछी जाए? और यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, और यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है लास्ट में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल यदि पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें आगे पोटेंशियल एनर्जी के और भी फॉर्मूले आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी फॉर्मूले हेडिंग के साथ हमको याद रखना है। अंडरस्टूड है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल बोलता है तो ये फॉर्मूला जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पेयर ऑफ चार्जेस या और किसी हेडिंग से आए तो सभी फॉर्मूले के साथ ही याद रखना है, सॉरी सभी फॉर्मूले हेडिंग के साथ याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, किसी डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस PE cos थीटा। क्या होगा? माइनस PE cos थीटा। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और cos थीटा में जो थीटा है, इट विल शो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि आप जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल को ले करके जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। ठीक। तो जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगते हैं तो 4 डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज आते हैं। नेट फोर्स 0 आता है, टॉर्क P sin थीटा आता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा आता है, और वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ डायपोल यदि दोनों एंगल मेंशन कर रखे हो तो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला W इक्वल्स टू PE1 माइनस cos थीटा। कोई कंफ्यूजन? ठीक बच्चों, ये रहा डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आगे का लेक्चर हम अगली बार देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।